नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत वह पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन विद्यमान होता है। तो वह पदार्थ जिनमें कार्बन विद्यमान होते हैं उन्हें किस में रखा गया है? कार्बनिक रसायन में रखा गया है। जैसे कार्बनिक रसायन में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? कार्बनिक रसायन में जैसे हो गया कपड़ा, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ है। जो दवाइयाँ खाते हैं, दवा हो गया, ये भी कार्बनिक पदार्थ है। तेल हो गया, साबुन हो गया, रंग हो गया, आदि ये सब क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कपड़ा, दवा, तेल, साबुन, रंग, ये क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तमाम आते हैं तो यहाँ पर आदि कर दिया जाता है। तो कपड़ा, दवा, तेल, साबुन, रंग आदि ये जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि इनमें कार्बन होता है। तो कार्बनिक क्या होता है? पहले हम कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कार्बन के क्या क्या गुण होते हैं। तो चलिए देखिए कार्बन क्या होता है। कार्बन की पहले एटॉमिक नंबर आप लोग जानिए क्या होता है? 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6C12 यही तो होता है। तो 6 यानी कि अगर 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे, ये क्या होता है? नीचे जो होता है बाईं तरफ नीचे की ओर जो होता है ये होता है परमाणु क्रमांक, लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। और ये जो ऊपर की तरफ सिर पर लिखा होता है, ये क्या होता है? किसी तत्व के सिर पर जो लिखा होता है वो क्या होता है? परमाणु भार लिखा होता है, परमाणु भार। इस प्रकार से जो है कार्बनिक रसायन के बारे में हमें ज्ञान किसने दिया था? लुईस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लुईस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो उन्होंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट सिंबल बनाया था। तो इसका जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा? पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? बोरबरी के नियमानुसार बोरबरी ने क्या नियम दिया था कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा से जहां क्या था? n क्या था? कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या या कक्षा की संख्या। यानी कि सेल्स, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि कोष की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स, कोष की संख्या, कोष की संख्या। तो 2n² का मतलब होता है कोष की संख्या। 2 की जगह पर 2 लिखा जाए और n की जगह पर प्रथम कोष कैसे बनता है? देखिए ये हो गया नाभिक। नाभिक के अंदर क्या क्या विद्यमान होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर क्या क्या विद्यमान होता है? प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर को जो है P+ से डिनोट किया जाता है और न्यूट्रॉन को N0 से। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। तो नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, चैन पर ईंट करके इसको याद कर लिया जाता है और सारे लड़कों को याद भी रहता है। तो इसके अंदर जो है नाभिक के अंदर क्या क्या विद्यमान होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन भी कहा जाता है। न्यूक्लियन भी कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। और इसी के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो पहले कोष में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जाएंगे? बोरबरी के नियमानुसार पहले कोष में जैसे 2n² होता है, यहाँ दिखा देते हैं, वहाँ जगह नहीं है, 2n²। तो पहले 2 गुणे पहला कोष यानी कि नंबर 1, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? K L M N, या K को 1, L को 2 और M को 3 और N को 4 माना जाता है। तो पहले कोष में n बराबर क्या हो जाएगा? 1, और 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, और 1 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा? पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और दूसरे में क्या जाएंगे? कोष की संख्या दूसरा रहेगा, तो उसमें जो है n की जगह 2 लिखा जाएगा, तो 2²। तो दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से तीसरे कोष में 3 का वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। अगले कोष में, चौथे कोष में 2 गुणे 4 का वर्ग यानी कि 4 4 16 दूनिया 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से अगली कक्षा में जाते हैं। और कभी भी बाह्य कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? अष्टक का नियम। तो इसको आगे बताया जाएगा अष्टक का नियम क्या है। तो इसमें जो है K L M N 4 कोष हैं। तो इस प्रकार से अब कार्बन में कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, तो पहले कोष में बोरबरी के नियमानुसार कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मैक्सिमम 2, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और 6 ही हैं। तो दूसरे कोष में कितने जाएंगे? बचेंगे 4 ही जाएंगे। तो 4 और 2 6 हो गया। इस प्रकार से लुईस ने एक डॉट सिंबल दिया था। क्या दिया था? कि किसी तत्व के बाह्य कोष में पाए जाने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उस तत्व की वही संयोजकता होती है। इसमें देखिए पहले क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों को चारों दिशाओं में भेजा जाता है, एक एक रखा जाता है, और अगर बढ़ते हैं तो उसको जोड़ा बनाया जाता है। तो इसमें 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में एक एक दे दिया गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इनके पास, कार्बन के पास है ही नहीं, इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ये क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बना करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो किस प्रकार से? जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से जुड़ करके, चूंकि हाइड्रोजन को भी आवश्यकता होती है, हाइड्रोजन के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, इसके भी बाह्य कोष में 1, इसके भी। इस प्रकार से ये आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। यही तो स्ट्रक्चर होता है मेथिल का, CH4 बन जाता है। ये होता है मेथिल का स्ट्रक्चर। इस प्रकार से जो है कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? संयोजकता यानी वैलेंसी, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता किसकी? कार्बन की संयोजकता बराबर क्या हो जाता है? 4। ये भी जो है हाई स्कूल में पूछा जाता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। संयोजकता की अगर परिभाषा दिया जाए तो किसी कोष के किसी तत्व के बाह्य कोष में, कोई तत्व हो उसके बाह्य कोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहा जाता है? उसकी संयोजकता कहा जाता है। इस प्रकार से कार्बन के बारे में हो गया। अब आइए देखिए कार्बन के गुण क्या क्या हैं। अब आगे देखिए कार्बन के गुण। कार्बन के गुण ही समझिए।
ये केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा पूछा नहीं आपसे जाएगा इसमें क्या क्या गुण होता है। तो पहला गुण मानिए होता क्या है, श्रृंखला बनाने की सबसे अधिक। कार्बन ऐसा एक तत्व है, टोटल तत्व कितने ज्ञात हैं अभी तक, 118। तो कार्बन में यह गुण पाया जाता है कि जितने 117 तत्व मिल करके यौगिक का निर्माण करते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है कार्बन अकेले यौगिकों का निर्माण करता है। कारण क्या है, इसमें जो है श्रृंखला बनाने की सबसे प्रबल क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा कटेशन पावर होती है, यानी कि श्रृंखला बनाने की सबसे अधिक क्षमता होती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, श्रृंखला बनाने की सबसे अधिक क्षमता होती है, यानी कि सबसे अधिक श्रृंखला बनाती है। श्रृंखला का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं, तो देखिए जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ करके कार्बन, फिर ऐसे जो है इस प्रकार से श्रृंखला बनाता रहता है कार्बन, यहाँ से बना दिया, यहाँ से भी बना सकता है। इस प्रकार से जो है तमाम श्रृंखलाएं बना करके चाहे जितने बड़े कंपाउंड का निर्माण किया जाता है। तो इसके आगे नामांकलेचर आएगा, नामांकलेचर बताएंगे, ये बहुत ही नामांकलेचर इंपॉर्टेंट है, चूंकि बिना नामांकलेचर के नाम के हम आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो इसका जो है श्रृंखला बनाने की सबसे अधिक क्षमता होती है। दूसरा क्या है, इसकी बंध मतलब बंध ऊर्जा, इसमें क्या होती है, इसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, बंध ऊर्जा या बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो इसमें श्रृंखला बनाने की सबसे अधिक क्षमता होती है, बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, लगभग 85 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा जो है इसके बंध में होती है। तो बंधन बनाने की सबसे प्रबल क्षमता होती है, किलो कैलोरी प्रति मोल दे दिया जाता है। मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है, ये पदार्थ है, तो इसमें जो है सबसे अधिक गुण पाया जाता है। क्या, श्रृंखला बनाने का सबसे अधिक गुण पाया जाता है। क्यों, क्योंकि बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है, 85 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। इस प्रकार से जो है ये जो है सबसे ज़्यादा श्रृंखला बनाती है। और इसकी वैलेंसी हमने बता दिया है, कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 4 होता है, श्रृंखला बनाने की सबसे अधिक क्षमता होती है। और जो है क्यों होती है, क्योंकि बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है, 85 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। अब आगे देखिए कि कार्बनिक रसायन क्या चीज़ है। क्योंकि हम लोग जो है कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बनिक रसायन क्या चीज़ है। तो कार्बनिक रसायन के बारे में जो है किसने सर्वप्रथम अपना विचार, रासायनिक पदार्थों के वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था, निकोलस लेमरी। किसने, निकोलस लेमरी ने जो है रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में सर्वप्रथम सोचा था। रासायनिक पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में सर्वप्रथम किसने सोचा था, निकोलस लेमरी। निकोलस लेमरी ने जो है सर्वप्रथम प्रयास किया था। अकार्बनिक ऑर्गेनिक रसायन, ये एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। तो ऑर्गेनिक रसायन जो है कहाँ से निकला है,
ये जो है ऑर्गेनिज्म शब्द से निकला है। कहाँ से? ऑर्गेनिज्म शब्द से निकला है। ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है कि जीवन का बोध। ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है जीवन का बोध। ऑर्गेनिज्म इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीवन का बोध। जीवन का बोध। तो इन्होंने जो है ऑर्गेनिक को जो है 3 पार्टों में जो है 3 भागों में विभाजित किया था। क्या किया था? 3 भागों में विभाजित किया था। तो यहाँ पर तीनों भाग दिखाते हैं। पहला क्या था? 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था खनिज पदार्थ। पहला नंबर क्या था? खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ। दूसरा था, यानी कि खनिज पदार्थ से, और दूसरा था वनस्पति पदार्थ। क्या था? वनस्पति, जैसे पेड़ पौधे हो गए, वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ। और तीसरा नंबर क्या हो गया? जीव जंतुओं द्वारा जो होता है उसे जंतु पदार्थ कहा जाता है। जंतु पदार्थ। जंतु पदार्थ। तो इन्होंने अपना विचार रखा था कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो है या तो खनिज द्वारा या वनस्पति द्वारा या जंतु द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है, इसके आगे एक वैज्ञानिक आए, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने अपना सिद्धांत इसी के आगे, इसको ध्यान में रखते हुए अपना सिद्धांत जो है पेश किया या प्रकट किया और बताया कि जैव शक्ति सिद्धांत इस प्रकार से कार्य करता है। तो जैव शक्ति सिद्धांत क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर में हाई स्कूल में पूछ लिया जाता है। तो बोर्ड को साफ करते हैं, फिर बताते हैं। तो क्या होगा कि बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया, अपना सिद्धांत दिया, जैव शक्ति सिद्धांत, यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इन्होंने क्या किया कि इसी के आधार पर दिया कि, और दावा किया कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ या तो खनिजों से, खनिज पदार्थ से, या फिर वनस्पति पदार्थों से यानी कि पेड़ पौधों से, या जंतु पदार्थ यानी कि जीव जंतुओं के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। बाकी किसी भी विधि द्वारा इसका प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है। क्या सिद्धांत इन्होंने दिया कि कार्बनिक पदार्थ या तो खनिज पदार्थों से या वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं के द्वारा ही यानी कि जंतु पदार्थ से ही प्राप्त किया जा सकता है। बाकी किसी भी विधि द्वारा इसको प्राप्त करना असंभव है। यही असंभव शब्द जो है इनके लिए ज़्यादा घातक साबित हुआ, क्योंकि विज्ञान ऐसा चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि इसके आगे अब क्या चीज़ संभव नहीं है। विज्ञान दिन प्रतिदिन जो है जिस प्रकार से हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है नए नए खोज हो रहे हैं। इन्होंने असंभव शब्द डाल दिया था और इनको ये विश्वास था कि इस प्रकार का अब जो है यानी कि कार्बनिक रसायन किसी भी विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इनका सिद्धांत बहुत ही पूछा जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जैव शक्ति सिद्धांत में एक सिद्धांत किसका था? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक का था। बर्जीलियस। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो बर्जीलियस ने कहा कि कोई भी रासायनिक पदार्थ, बर्जीलियस ने कहा, अपने सिद्धांत में कहा कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ, खनिजों से, जीव जंतुओं से
जीव जंतुओं द्वारा या पेड़ पौधों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। बाकी किसी भी विधि द्वारा इसे प्राप्त करना असंभव है। तो इनका सिद्धांत ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा। चूँकि बर्जीलियस एक महान रसायनज्ञ थे, यानी कि रसायन के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो इनका प्रभाव जो है, इनके प्रभाव के कारण इनका यह सिद्धांत जो है काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अब इसमें अंत का कारण क्या हुआ, इसका रसायन मतलब इनके शक्ति सिद्धांत का, यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी का या जैव शक्ति सिद्धांत का अंत तब हुआ जब होलर नामक वैज्ञानिक एक आए। कौन से वैज्ञानिक? होलर। यानी कि जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। इसमें ये चीज ऐड कर लीजिएगा आप लोग कि बर्जीलियस ने कहा था कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ खनिजों से, जीव जंतुओं द्वारा या पेड़ पौधों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। बाकी किसी भी विधि द्वारा या विधि से इसे प्राप्त करना असंभव है। तो इसके आगे ये जो हम बोल रहे हैं, या तो नोट ही कर लीजिए कि असंभव के बाद ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि इनका जो है ये बहुत बड़े रसायनज्ञ थे। इस कारण से इनका प्रभाव था, और उनके प्रभाव के कारण इनका यह सिद्धांत काफ़ी दिनों तक जो है चलता रहा या मान्य रहा। लेकिन बाद में जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कब हुआ? जब होलर, कौन वैज्ञानिक आए? होलर नामक वैज्ञानिक आए, और इन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को, किसको? अमोनियम साइनेट NH4CNO, अमोनियम साइनेट इसका नाम है। अमोनियम साइनेट का कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि रासायनिक सूत्र लिखिए, तो क्या होता है? NH4CNO। ये जो है एक अकार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। इसको होलर नामक वैज्ञानिक ने केवल जो है प्रयोगशाला में गर्म करने का या निशान दे दीजिए, या लिख सकते हो, गर्म करना भी लिख सकते हो। तो गर्म करके जो है किस चीज का? यूरिया का सर्वप्रथम जो है प्रयोगशाला में, कहां पर? प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया। किसका? यूरिया का फार्मूला भी पूछा जाता है, NH2CONH2 का निर्माण, जिसे यूरिया कहा जाता है। यूरिया का निर्माण जो है सर्वप्रथम होलर नामक वैज्ञानिक ने हल्का सा केवल अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण कर दिया। इस प्रकार से इनके सिद्धांत पर जो इन्होंने असंभव शब्द लगा दिया था बर्जीलियस महोदय ने, तो उनके सिद्धांत पर गहरा धक्का लगा, और उसके बाद जो है बहुत से काफ़ी धक्का लगा, और उनका सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत जो है धीरे धीरे क्या हो गया? फेल होता गया। और उसके बाद जो है होलर के बाद बहुत से वैज्ञानिक आए, और अलग अलग पदार्थों का जो है क्या किया?
निर्माण कर दिया अलग अलग विधि द्वारा। तो अब इसके बारे में आगे पार्ट में बताएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। और आप लोगों से मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद है और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग जो है लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे DLS क्लासेज को, हमारे चैनल को। और इसी के साथ अब अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए